हेलो दोस्तों। आज 28 जून है और 28 जून की द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ इन जनरल। न्यूज़ इन जनरल में पार्लियामेंट स्पीच है राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति द्वारा सदन का संबोधन किया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा सदन का संबोधन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? ये आर्टिकल 87, आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87 के तहत दोनों सदनों को साथ साथ संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। और ऐसा कब करते हैं? ऐसा दो मामलों में करते हैं। पहला मामला, जब प्रत्येक आम चुनाव के बाद आयोजित प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करते हैं, यानी चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। प्रत्येक वर्ष, पहला वर्ष और वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा, यानी प्रत्येक वर्ष के, जैसे 2024 लगा, 24 के बाद जो प्रथम सत्र होगा उसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। 25 में भी जब प्रथम सत्र होगा, 25 आने के बाद, तब राष्ट्रपति उस प्रथम सत्र को संबोधित करेंगे। और ऐसा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 87 के तहत है। दूसरी बात यह है कि इस संबोधन में कहते क्या हैं? सरकार की नीतियों पर, आगामी वर्ष के प्लान पर विचार रखे जाते हैं। जनरली इसमें सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं उनको गिनाने का प्रयास किया जाता है। अब बात ये आती है, क्या कोई सांसद राष्ट्रपति के संबोधन से अनुपस्थित रह सकता है या उसका बॉयकॉट कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको राष्ट्रपति का संबोधन सुनना ही सुनना है, लेकिन संसदीय परंपरा ऐसी होनी चाहिए। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, तो संसदीय परंपरा ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग बिना दलीय भेदभाव और दलगत राजनीति को हटाकर राष्ट्रपति के संबोधन को सुनना चाहिए। फिर इसके बाद एक डिस्प्यूट है गवर्नर ओवर स्वेरिंग इन ऑफ एमएलएस। जो विधायक हैं, वेस्ट बंगाल के कुछ विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं, उनके साथ समस्या ये है कि गवर्नर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो वो शपथ नहीं ले पा रहे हैं अपनी। क्योंकि आपको पता है कि शपथ गवर्नर दिलवाते हैं, तो गवर्नर की उपस्थिति उसमें ज़रूरी है। तो इस कारण से वो लोग शपथ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुद्दा वेस्ट बंगाल से आ रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मुद्दा क्या है? यहाँ पे रसिया ने 10,000 नेचुरलाइज्ड सिटीजन भेज दिए हैं यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए। ऐसा ऑफिशियल से पता लगा। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से नागरिक कौन होते हैं और भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त हो सकती है? तो सबसे पहले प्राकृतिक नागरिक देख लेते हैं कौन होते हैं। यह लोग उस देश के जन्म से नागरिक नहीं होते हैं, जन्म या मूलवंश के आधार पर नागरिक नहीं होते हैं, और गैर राष्ट्रीय लोग होते हैं। यानी गैर राष्ट्रीय लोगों को नागरिक बनाने की जो प्राकृतिकरण की प्रक्रिया होती है, प्राकृतिकीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन। और ये दुनिया भर में राष्ट्रीयता, नागरिकता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीयता नहीं, नागरिकता प्रदान करने के लिए एक तरीका है, आम तरीका है, जो देश के हिसाब से इसमें अंतर होता है। हर देश का इसमें एक अलग कानून होता है, भारत का भी एक अलग कानून है। अब आपको ये बताना है कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त हो सकती है। मैंने आपको 5 बता दिए, ये है फैक्ट। 5 तरीकों से प्राप्त होती है, लेकिन उन तरीकों का नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर इसके बाद एक बड़ी अच्छी खबर है। जनरली आपने सुना होगा कि किसी पार्टी के नेता को बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कि उसके ऊपर चार्जेस हैं, कुछ क्रिमिनल चार्जेस हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहली बार मैंने ऐसा सुना कि राष्ट्रपति के ऊपर परफॉर्मिंग ब्लैक मैजिक, राष्ट्रपति के ऊपर काला जादू करवा दिया कुछ लोगों ने, और वो मिनिस्टर अरेस्ट कर लिए गए। तो जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोइजू के ऊपर दो उनके मिनिस्टर थे, उन्हीं की पार्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने काला जादू परफॉर्म करवा दिया था। तो ये काफ़ी हास्यास्पद मामला है, आपकी परीक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है। सूडान में भुखमरी की स्थिति है, बहुत इंटेंस, या जो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, वहाँ पे सूडान उस चीज़ को फेस कर रहा है। क्योंकि सूडान का जो इलाका है वो उस समय यूपीएससी की चर्चा में है काफ़ी। सूडान में तख्ता पलट, या जो अफ्रीका का जो इलाका है, पश्चिमी अफ्रीका का इलाका, वहाँ पे तख्ता पलट की बात होती है। कभी जो पूर्वी अफ्रीका का इलाका है, कहीं वहाँ पे तख्ता पलट की बात यूपीएससी पूछ देती है। तो ये चीज़ें
यूपीएससी के फेवरेट सेगमेंट में है, तो थोड़ा सा याद रखना। फिर इसके बाद एक जनरल भाई साहब थे, वो उन्होंने बोलीविया में तख्ता पलट करने की सोची और खुद ही पलटी खा गए। तो बोलीवियन जनरल अरेस्टेड आफ्टर फेल्ड कूप अटेम्प्ट। वहाँ के राष्ट्रपति थे लुइस अर्क। लुइस अर्क के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी, और बगावत करने के बाद जुआन जोस जुनीगा ये जो बोलीविया की राजधानी है लापाज पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर इनके जो अटैक है उसको काबू में कर लिया जाता है और इनको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बोलीविया की राजधानी लापाज। लापाज एक लैंड लॉक्ड कंट्री है साउथ अमेरिका में, यानी किसी भी तरीके से इसका जो क्षेत्र है वो समुद्र से नहीं लगता है, समुद्र से इसकी सीमा साझा नहीं होती है। तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे दो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, एक है पैराग्वे और दूसरी है बोलीविया। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है पैराबोला। तो अब आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लैंड लॉक्ड कंट्री है उसका नाम क्या है। तो बोलीविया के बारे में एक चीज़ ये देख लीजिए कि इसकी सीमा ब्राज़ील से लगती है, पैराग्वे से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है, चिले से लगती है और पेरू से लगती है। तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिले और पेरू, इनसे इसकी सीमा लगती है। तो ये आपको याद रखना है, और इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में हो गई। अब सबसे बड़ी जो सेगमेंट है वो है इकोनॉमी का सेगमेंट। इकोनॉमी के सेगमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेबी का एक रेगुलेशन है, वो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर आया है। और जो फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनको डीलिस्टिंग करने का तरीका होता है, उसको सेबी ने ईज कर दिया, उसको आसान कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, डीलिस्टिंग होता क्या है। डीलिस्टिंग नियम आसान किए गए ताकि कोई कंपनी आसानी से स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट कर सके। मान लो किसी कंपनी ने किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपना करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, अब उसको डीलिस्टिंग करने के लिए बहुत कठोर नियम होते थे उसको एग्जिट करने के लिए, लेकिन अब क्या किए गए, डीलिस्टिंग के जो नियम हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। फिर इसके बाद ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है ये क्या बला है, वित्तीय प्रभावक क्या होते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति या वित्तीय संस्थान या संस्थान जो वित्तीय मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति या संस्थान जो वित्तीय मामलों पर सलाह प्रदान करते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सी कंपनी में निवेश करें, ऐसे लोगों को वित्तीय प्रभावक या इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। आपने तमाम यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें स्टॉक के बारे में सलाह दी जा रही है कि दोस्तों इस पे लगा लो, उस पे लगा लो। और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की कक्षाएं भी करते हैं, तो उनका ये हाल होता है। शेयर मार्केट की क्लासेस ज्वाइन की थी, पता चला सर खुद लॉस में हैं और लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और इस पर सेबी की भी नज़र पड़ गई है, तो अब सेबी इसके ऊपर कठोर नियम बना रहे हैं, टाइट कर रहे हैं नियम को। अब इसमें कुछ डेरिवेटिव लिंक्ड स्टॉक्स थे, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे टर्म्स ऑफ द डे में। ओके, तो NPA, CRAR, CTE1, SCBs और डिसइंफ्लेशन और डेरिवेटिव लिंक्ड स्टॉक्स, इनके बारे में हम लोग टर्म्स ऑफ द डे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इकोनॉमी रोबस्ट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। एनपीए का जो रेशियो है वो कम हो रहा है, यानी एनपीए कम होता जा रहा है। तो जितने भी इसमें शब्दावलियाँ हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बात की गई है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक वर्ष में 2 बार यानी द्वैवार्षिक तरीके से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI जारी करता है। तो 6 महीने बाद फिर से एक रिपोर्ट जारी होगी, फिर से उसमें कुछ नए तथ्य आएंगे। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा, जब आपको मेंस देना हो तब आप पढ़िए उस चीज़ को, या आपको प्रीलिम्स देना हो तब उसके आसपास जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसको पढ़ना ज़्यादा मुफीद रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता कौन है, RBI। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर आ जाए तो वो निकालता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसमें अभी वर्तमान में 190 कंट्रीज़ हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, और इसके 44 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। यानी फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, कंट्रीज़ कितनी है, 44, और अभी टोटल कंट्रीज़ कितनी है इसमें, 190, जिसमें फाउंडिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गई। अब कोटक लाइफ आइज ग्रॉस रिटन प्रीमियम ऑफ 20,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो ग्रॉस रिटन प्रीमियम होता क्या है, सकल लिखित प्रीमियम ये होता क्या है, क्या बला है ये। सबसे पहली बात तो ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है।
सकल लिखित प्रीमियम क्या होता है? वह कुल राशि जो बीमा करता अपने ग्राहकों से बीमा पॉलिसियों के बदले वसूलता है। अभी आप लोग सुन लीजिए, इसमें रिस्क फैक्टर को काउंट नहीं किया जाता है, इसकी गणना खर्च और कमीशन के आकलन से पहले होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा बीमा कंपनियों की तुलना में सहायता मिलती है, कंपनी की वित्तीय सेहत बताता है। जिसके पास जितना प्रीमियम ज़्यादा होगा उस कंपनी की वित्तीय सेहत उतनी अच्छी होगी, जिसके पास जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उसका ग्राहक आधार भी अधिक होगा। कंपनी की भुगतान क्षमता, जिसके पास जितना ज़्यादा प्रीमियम उसके पास उतनी अधिक भुगतान क्षमता। किसी के पास 100 रुपये हैं, किसी के पास 200 रुपये हैं, तो 100 रुपये वाला आपको ज़्यादा चीज़ें दिलवा सकता है, 200 रुपये वाला 200 रुपये वाला। तो आखिर ये सकल लिखित प्रीमियम, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम है क्या? लिखित प्रीमियम बीमा उद्योग में होता क्या है? लिखित प्रीमियम बीमा उद्योग में एक लेखांकन शब्द है जिसका उपयोग उस कुल राशि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो ग्राहकों को एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा जारी पॉलिसियों और बीमा कवरेज के लिए भुगतान करना होता है। यानी आपको बीमा पॉलिसी खरीदनी है तो बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम चुकाना होगा। ये इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम ले रही है। जो आप बीमा पॉलिसी खरीद रहे हो उस पर आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाओगे, तब जाके आप बीमा कवरेज का दावा कर सकते हैं, तब जाके आपको बीमा कवरेज प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद एक चीज़ और थी इसमें, वो थी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? देखिए, कंपनी में जो भी कर्मचारी होते हैं जब वो काम करते हैं तो उनके साथ एक समस्या आती है कि कंपनी से जो उन्हें सैलरी मिल रही है सिर्फ वही सैलरी मिलती है। बहुत सारे जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी हाइक नहीं होती है, तो वो बेचारे इस बात से परेशान होते हैं कि सैलरी हाइक कब होगी, सैलरी हाइक कब होगी। इसीलिए वो क्या होते हैं कि वो जो ऑफिशियल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, बजाय कंपनी की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए वो ऑफिशियल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगते हैं। इस वजह से कंपनी की ग्रोथ खराब होती है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती है ग्राहक अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको। तो यह एक प्रकार का कॉल ऑप्शन है। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी कार्यावधि के समय भविष्य में कंपनी का कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। ये ऑप्शन कंपनी आपको देती है। यानी मान लो आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीद लिया कंपनी का, और कल के दिन उस स्टॉक की कीमत 150 रुपये हो गई। एक छोटी राशि हम बता रहे हैं, 100 से 150 रुपये हो गई, यानी 50% का इंक्रीज हो गया। अगर आपने मान लो ऐसे 100 रुपये के ऐसे 1000 स्टॉक खरीदे होते तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो आप कंपनी से सैलरी तो गेन कर ही रहे हो, साथ ही साथ कंपनी के स्टॉक खरीद कर, जो कंपनी स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दे रही है वो खरीद कर भी आप भविष्य में ग्रोथ कर सकते हो। ठीक, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में गए आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा दिन काम करना पड़ेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। तो कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया जाने वाला एक प्रकार का इक्विटी मुआवजा है। कंपनी इसमें आपको स्टॉक नहीं देती है, सीधे शेयर प्रदान नहीं करेगी, बल्कि स्टॉक पर विकल्प प्रदान करती है कि आप इस अवधि से इस अवधि के बीच में स्टॉक खरीद सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, जो भी आपको जैसा आपको करना हो वो कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होगा कि कंपनी की जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही ESOP की वैल्यू बढ़ जाएगी। और दूसरा फ़ायदा कंपनी को होगा, कंपनी के कर्मचारी कंपनी की ग्रोथ पर ध्यान देंगे, ना कि फालतू की पॉलिटिक्स में। तो ये भी एक फ़ायदा है इसका। फिर इसके बाद एक है कंपटीशन लॉ। गूगल ने कंपटीशन लॉ को वायलेट किया है, ऐसा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। 2002 में एक एक्ट के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था, और वैधानिक निकाय है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। और ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल पावर इसके पास है, यानी यह अपने मामलों पर न्यायिक संदर्भ में भी काम कर सकती है, सजा भी दे सकती है, ऐसे कुछ प्रावधान इसके हैं। और ये एक अध्यक्ष और उसमें 6 सदस्य होते हैं, ये इसकी संरचना है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट बॉडी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब काम क्या करती है? यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा काम, जैसा नाम वैसा काम। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम क्या है? प्रतिस्पर्धा कमीशन, यानी प्रतिस्पर्धा को दुरुस्त करना, प्रतिस्पर्धा को मैनेज करना, ये इसका काम होता है।
फिर इसके बाद ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एक चीज़ बताना भूल गए थे कि ये जो इससे आप जो आय गेन करोगे वो टैक्सेबल है। सीबीआईसी ने क्लेरिफाई दिया है कि इस पर हम टैक्स लगाएंगे। अब इससे और चीज़ें क्या हैं इसमें, और चीज़ें, अब इन्वायरमेंट की न्यूज़ देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में ऋषि गंगा ग्लेशियर आउटबस्ट हो गया। तो ऋषि गंगा रिवर है कहाँ पे, उत्तराखंड में है। उत्तरी नंदा नदी देवी ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से ये गुजरती है और इसका जल विसर्जन अंततः किस में हो जाता है, धौली गंगा में हो जाता है। फिर इसके बाद एक एंटीलोप लाइक मैमाल मिला है। वो कहाँ से मिला है, वो मिला है असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में। भूटान और भारत में असम उसका नेचुरल हैबिटाट है, प्राकृतिक निवास स्थान है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेनलैंड सीरो। मुख्य भूमि सराव या मेनलैंड सीरो है जो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, सुभेद्य कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो सिंचन के जो डॉगी है उसका नाम भी सीरो है। तो सिंचन पूछता है सीरो से, क्या ये लोग तुम्हारी बात कर रहे हैं? पता नहीं। फिर इसके बाद इसके दो निवास स्थानों के बारे में भी चर्चा है, फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रॉयल मानस नेशनल पार्क। फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रॉयल मानस नेशनल पार्क दोनों कहाँ पे हैं, भूटान में है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए नहीं है लेकिन फिर भी बता देना मेरा काम है। फिर इसके बाद अंतिम जो आज की न्यूज है वो है जियो टेक्सटाइल बैग्स के ऊपर। जियो टेक्सटाइल बैग्स होते क्या हैं, अभी दो न्यूज बची हैं, सॉरी। जियो टेक्सटाइल बैग्स क्या हैं, प्रमुखतः समुद्री सुरक्षा हेतु इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये पारगम्य कपड़ों से बने होते हैं, पानी को अलग करने से, पानी बह रहा है मान लो, ठीक, अब पानी में कोई कूड़ा है तो ये जियो टेक्सटाइल बैग रखे हुए हैं, कूड़े को अलग कर देंगे, पानी निकल जाएगा इनसे होके। छानने की क्षमता होती है इनके पास, यानी नालियों में मान लो अगर इनको जियो टेक्सटाइल बैग डाल दिए जाएंगे तो नालियों से जो पानी की जो आवावहन होता है, जो गमन होता है, आवागमन, वो रुकेगा नहीं। इससे क्या होगा, जियो टेक्सटाइल बैग उनको जो इसका कूड़ा करकट होगा वो संरक्षित कर लेंगे, उनको आप आराम से निकाल सकते हो। बनाने में पॉलिस्टर और पॉली प्रोपिलाइन का प्रयोग किया जाता है और ये तटीय कटाव से समुद्रों की, नदियों की रक्षा भी कर सकते हैं। तो जियो टेक्सटाइल बैग के बारे में ये चीज़ थी। प्रोजेक्टिंग इंडियाज प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो इंडिया की जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, यानी प्लास्टिक का पुनर्योज्य प्रयोग करने के लिए जो इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है, उसको $7 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है 2033 तक। और ग्लोबल कॉन्क्लेव इसके लिए आयोजित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एसोसिएशन के द्वारा। कहाँ पे, दिल्ली में। ये सब नए नवेले काम दिल्ली में ही होते हैं। फिर इसके बाद हीट वेव को बोला है कि डिजास्टर कर दो भाई साहब, हीट वेव को डिजास्टर घोषित कर दो। एक संस्थान है आई फॉरेस्ट भारत में, एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संस्थान है, वैज्ञानिकों और पर्यावरण जो विद हैं उनके एक समूह के द्वारा इसको गठित किया गया है और उनसे उन्होंने कहा है कि हीट वेव को आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है DMA 2005 उसके अंतर्गत आप इसको हीट वेव को डिजास्टर घोषित कर दो। तो ये थी आज की सारी न्यूज। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सब और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।